सबसे पहला एक्ट जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, बात कर ली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वहीं से कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, क्लास 7 बजे से कर दो पॉलिटी। अरे मेरे भाई, तुम लोग मुझे सोने वोने भी दोगे या नहीं? तो सोने दोगे? ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? 7 बजे सुबह आपको दौड़ वौड़ भी तो लगा के आनी पड़ती होगी। सुबह सुबह उठ के आप जॉगिंग वगैरह रनिंग वगैरह भी तो करके आते होंगे। मैंने तो इसीलिए टाइम यार 8 बजे से रखा हुआ है, ताकि आप अपना रनिंग वनिंग करके उसके बाद आराम से आके नहा धो के 8 बजे तक फ्री हो जाए। इसलिए मैंने 8 बजे से रखा है। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं सर, हम तो 7 बजे बिल्कुल नहा धोकर तैनात हो जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर बताइए, हिस्ट्री की क्लास लाइव नहीं रहेगी क्या? इस बैच में, यूपीएसआई वाले बैच में, जो आपकी हिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी, मेरी जो हिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी, वो आपको वीओडी के रूप में मिलेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आप ये देखिए ना, मैं कितनी सारी चीजें पढ़ाने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो इस वजह से ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री का मैं वीओडी आपको दूंगा, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाने की जो संभावना है वो कंपैरेटिवली पॉलिटी से कम रहेगी, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि भाई पॉलिटी आपको लाइव कराई जाए, क्योंकि पॉलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल विधि में आपको यूट्यूब चैनल पर लाइव करा दूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आपको हिस्ट्री का वीओडी दे दिया जाए। हाँ, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री में कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी, तो मैं आपको दिन में कई बार लाइव सेशन में मिलूंगा, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। मैंने आपको बताया था, इसे हम 2 फेजेस में पढ़ते हैं, 2 चरणों में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन के बारे में बात करते हैं, यानी कि द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो 1857 तक चला, यानी कि 1857 की क्रांति तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद भारत का जो शासन था वो सीधे ब्रिटेन के ताज या ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। फिर वहां से हम क्राउन रूल की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन। 1773 से लेकर 1857 तक का जो पीरियड है, और इसके बीच में आने वाले जितने भी एक्ट्स और राजलेख या चार्टर्स हैं, वो सारे के सारे आए कंपनी रूल के तहत, यानी कि कंपनी के शासन के तहत। तो कल हमने बात की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से एक काम तो ये हुआ कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर्स अब बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए, और जिसे अभी तक कहा जाता था बंगाल का गवर्नर, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें लॉर्ड एलिजा एमपी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस लिए व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और यह भी प्रोविजन या प्रावधान कर दिया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का उपहार या गिफ्ट नहीं ले सकता है। एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर प्रोहिबिटेड टू टेक गिफ्ट्स फ्रॉम एनीवन। ये सारी की सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। और अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी कमियां थी, जितनी भी त्रुटियां थी, उन सारी की सारी कमियों को दूर करते हुए उसमें एक संशोधन किया गया, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया। और ध्यान रखेंगे, 1781 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही संशोधन करके एक और एक्ट पारित किया गया, एंड दैट एक्ट इज नोन एज, लिख लीजिए, 1781 का। इसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या ये कहलाता है 1781 ईस्वी का संशोधनात्मक अधिनियम। इसके बाद पारित करके भेजा गया अगला एक्ट, अगला अधिनियम 1781 में, जो कहलाता है संशोधनात्मक अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन की संसद का ही एक सदस्य हुआ करता था, जिसका नाम था एडमंड बर्क। सर, आपने कल बताया कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। अच्छा, और वही पिछली बार की क्लास में जो दूसरे सर हैं वो बताए थे कि फ्रेडरिक नॉर्थ था। हाँ तो मेरे भाई, अब आपको पता है ना, मुझे मिस्टर सुमन भी कह सकते हैं और मिस्टर अभिषेक सुमन भी कह सकते हैं, तो बात तो एक ही है मेरे भाई। ये तो वही बात हो गई कि सर आपने तो लिखवाया कि नेहरू और उन्होंने लिखवाया जवाहरलाल नेहरू, बात तो एक ही है मेरे भाई। मैंने लिखवा दिया सीधा लॉर्ड नॉर्थ, फ्रेडरिक नॉर्थ। पूरा नाम आपने आधार कार्ड थोड़ी बनवाना है उसका। अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो नॉर्थ तो लिखा हुआ मिलेगा ही ना मेरे भाई। ये तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। सर, मूल विधि यूट्यूब पर कंप्लीट कराओगे क्या? जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कंप्लीट मूल विधि कराने वाला हूँ। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में, 1781 ईस्वी में, और ध्यान रखेंगे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमंड बर्क। ये लो भाई, मैंने पूरा नाम लिख दिया, अब आप आधार कार्ड बनवा लीजिएगा। एडमंड बर्क, जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था, इसी की रिकमेंडेशन पर, इसी की सिफारिश पर, इसी की रिकमेंडेशन या इसी की सिफारिश पर भेजा गया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए, और वो महत्वपूर्ण काम क्या थे? सबसे पहला काम लिख लीजिए, इसके तहत 1773 के, इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में सुधार किए गए। सबसे पहला काम, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी त्रुटियां और जितने भी दोष थे, उन सारे के सारे दोषों को हटाते हुए या समाप्त करते हुए उसमें कुछ सुधार किए गए, उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए। सबसे पहला काम तो ये हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, रिफॉर्म्स वर मेड इन द एक्ट ऑफ और इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे पहला काम। दूसरा काम, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या किया गया? लिखेंगे, कलकत्ता की सरकार को पूरे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कलकत्ता की सरकार को पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
या आप इंग्लिश में लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा गॉट द पावर टू मेक लॉज फॉर एंटायर बंगाल उड़ीसा एंड बिहार। गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा गॉट द पावर टू मेक लॉज फॉर बंगाल उड़ीसा एंड बिहार। अब कहने का मतलब क्या था भाई, आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल अब कहां पर हुआ करती थी, कलकत्ता में हुआ करती थी। तो कहने का मतलब है कि अब कलकत्ता की सरकार को, अब कलकत्ता की गवर्नमेंट को कानून बनाने के दो सोर्सेज मिल चुके थे या दो स्रोत मिल चुके थे। सबसे पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून बना सकते थे, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत अब कलकत्ता की सरकार को पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा एक काम किया गया, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। इंग्लिश में लिखेंगे गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल गॉट फ्री फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1773 के या जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, 1774 में, तो तब से लेकर अभी तक गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया जाता था या कोई भी विधि बनाई जाती थी तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत करवाना, रजिस्टर्ड करवाना जरूरी हुआ करता था। लेकिन इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया कि अब उनके द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में जाकर पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वो महत्वपूर्ण काम थे तीन जो कि किए गए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या 1781 के तहत। सर पीएनजी फाइल डलवा दिया करो। ओके मेरे भाई, आज तीसरी क्लास है आपके बैच में, ठीक है, मेरे पास सारी फाइल सेव्ड है पीएनजी, तो आज आपकी क्लास के बाद मैं तीनों पीएनजीज भेजकर आपके बैच में अपलोड करवा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये डेली बेसिस पर डलती रहे। क्लियर होगा बात? नेक्स्ट, इसके बाद अगला अधिनियम पारित करके भेजा गया 1784 में, लिख लीजिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। इसके बाद भेजा गया 1784 या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। सेवनटीन एटी फोर में, 1784 में भारत भेजा गया पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सबसे पहला काम क्या किया गया, लिखेंगे द ट्रेड एंड पॉलिटिकल वर्क्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेपरेटेड। हिंदी में लिखेंगे कंपनी से व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को, कंपनी से व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को पृथक या अलग किया गया। कहने का मतलब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में सारे के सारे व्यापारिक कार्य और सारे के सारे राजनीतिक कार्य केवल और केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के ही द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन अब यह डिसाइड किया गया कि कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग होंगे और राजनीतिक कार्य क्या होंगे, अलग होंगे। अब जितने भी ट्रेड वर्क्स थे यानी कि जितने भी व्यापारिक कार्य थे वो तो निदेशक मंडलों के हाथों में ही एज इट इज रखे गए, लेकिन राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए एक बोर्ड स्थापित किया गया इंग्लैंड में जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अब 1784 में डिसाइड किया गया कि कंपनी का सारा जो व्यापार है वो एज इट इज कौन संभालेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक मंडल। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल कार्य होंगे या जितने भी राजनीतिक कार्य होंगे उसके लिए तो ध्यान रखेंगे अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड। उसके लिए इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। तो आप लिख सकते हैं कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। और ये जो नियंत्रक मंडल इंग्लैंड में बनाया गया, ध्यान रखेंगे इसमें 6 मेंबर्स या 6 सदस्य हुआ करते थे। और अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स हुआ करते थे, 24 सदस्य। तो पिट्स इंडिया एक्ट वो एक्ट था जिसके तहत कंपनी से व्यापार और प्रशासन या राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। अब व्यापार संभालेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी राजनीतिक कार्य होंगे वो किसके नियंत्रण में रहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल के नियंत्रण में रहेंगे, जिसकी स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी जिसमें कुल 6 मेंबर्स या 6 सदस्य हुआ करते थे। इसी एक्ट के तहत एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, याद कीजिए मैंने आपको बताया कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया या रेगुलेटिंग अधिनियम आया तो उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इसीलिए उसको सलाह देने के लिए उसकी परिषद बनाई गई जिसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, 4 सदस्य हुआ करते थे, यही मैंने आपको बताया। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसके तहत आप लिखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद से, गवर्नर जनरल की परिषद से सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई।
अभी तक गवर्नर जनरल की काउंसिल या परिषद में 4 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई, यानी कि एक सदस्य उसमें से निलंबित कर दिया गया। और जो प्रांतीय सरकारें थी, यानी कि जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की सरकारें थी, उनकी परिषद से भी 4 सदस्यों को कम करके कितना कर दिया गया, जिसकी स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी, जिसमें कुल 6 मेंबर्स या 6 सदस्य हुआ करते थे। इसी एक्ट के तहत एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। याद कीजिए, मैंने आपको बताया कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया या रेगुलेटिंग अधिनियम आया, तो उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसीलिए उसको सलाह देने के लिए उसकी एक परिषद बनाई गई, जिसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 4 सदस्य हुआ करते थे। यही मैंने आपको बताया। लेकिन जब तक इंडिया एक्ट आया, तो इसके तहत आप लिखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद से, गवर्नर जनरल की परिषद से सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अभी तक गवर्नर जनरल की काउंसिल या परिषद में 4 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई, यानी कि एक सदस्य उसमें से निलंबित कर दिया गया। और जो प्रांतीय सरकारें थी, यानी कि जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की सरकारें थी, उनकी परिषद से भी 4 सदस्यों को कम करके कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। तो इसी एक्ट के तहत किया गया था। इसके अलावा अगले पॉइंट में लिखेंगे गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारें, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारें बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया, कि बंगाल का गवर्नर जनरल चाहे तो वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। सर, परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? काउंसिल बोलते हैं। कल मैंने लिखवाया था ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। ये देखो, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। काउंसिल का मतलब ही परिषद है। इतना भी ज्यादा अंग्रेज नहीं होना चाहिए भाई। हिंदी भी अटेम्प्ट करनी है, 40 क्वेश्चन हिंदी के भी है, क्योंकि ये यूपीएसआई का बैच है। उत्तर प्रदेश की जनता हो आप भाई, आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश की तो स्टेट लैंग्वेज ही हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू। उर्दू मुझे नहीं आती, मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए।